हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव सर फिजिक्स ट्यूनर से। आज अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों से निपट लेते हैं। लेट अस मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन ईएमएफ फेजर इन बिलो फिगर आपको शोन किया हुआ है, दिखाया गया है 2 मिली सेकेंड पर। फेजर है वो आपका 135 डिग्री पर है। तो आपको कैलकुलेट करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फेजर। ठीक है ना, ये फर्स्ट रोटेशन कह रहा है कि ये फर्स्ट रोटेशन ही है, अभी स्टार्टिंग है। और पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ क्या है वो आपको कैलकुलेट करना। तो ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि 2 मिली सेकेंड में 135 रोटेट हुआ है। इट मींस वन रोटेशन, इट मींस 360 डिग्री मूवमेंट में कितना टाइम लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो 135 डिग्री है आपका इक्विवेलेंट टू 2 मिली सेकेंड। तो 1 डिग्री क्या होगा, 2 मिली सेकेंड अपॉन 135 डिग्री, and then 360 degree will be equivalent to 2 millisecond upon 135 degree multiply 360 degree. After solution, this comes out 16 by 3 millisecond. Thus, time period comes out 16 upon 3 millisecond. Hence, omega will be 2 pi upon capital T. 2 pi capital T is 16 upon 3 millisecond. After solution, this comes out omega approximately 1180 रेडियन पर सेकेंड। हाँ, इसको आप लिखना चाहें तो 1200 रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हैं, जैसे कि ये आंसर में आपको गिवन है। नाउ वी मूव टू बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन दिस पार्ट, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। ओके, तो ये वैल्यू आपको ईएमएफ की कैलकुलेट करनी है, ये अननोन है। ओके, ये वैल्यू आपको आइडिया है 50 वोल्ट गिवन है, और ये एंगल 135 है, तो देन दिस एंगल विल बी द 45 डिग्री। So now we have to calculate in this triangle value of E0. Cos theta will be 50 volt divided by E0. So theta is a 45 degree, feed कर लीजिए। So cos 45 degree will be 50 upon E0. So it means E0 will be 50 root 2. So this comes out approximately 71 volt. Now we move to question number 2. तो बिलो ग्राफ शोज द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर एन इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए आपको शो किया गया व्हाट इज द ईएमएफ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ईएमएफ की, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल, एल की वैल्यू और चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले ए पार्ट से जो है छुटकारा पा लें। तो यहाँ अगर आप देखें तो वोल्टेज या ईएमएफ आपका वन साइकिल का टाइम है 0.02 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हुआ वन साइकिल का फॉर वोल्टेज 0.02 सेकेंड। तो देन फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, इट मीन्स है 1 अपॉन 0.02 मीन्स 50 हर्ट्ज। तो ये तो कैलकुलेट कर लिया आपने। पार्ट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल। तो आप ये जानते ही हैं कि इंडक्टर में जो है वोल्टेज आपकी 90 डिग्री अहेड होती है इन कंपैरिजन टू करंट। तो यहाँ वोल्टेज पीक है और इसी टाइम पर ये करंट का लोवेस्ट पॉइंट है। यहाँ वोल्ट करंट पीक है, तो वोल्टेज, ये वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज मिनिमम हो गई। ओके, तो ये है आपका वोल्टेज पीक तो करंट मिनिमम, करंट पीक तो वोल्टेज मिनिमम। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ ट्रेवल कर रहा है इसमें। इट मीन्स देन अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इंडक्टेंस, तो एक्सएल क्या होगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू वी एल maximum value of voltage and then current maximum. Voltage maximum है 1 volt, here 1 volt voltage maximum, voltage maximum is 1 volt और current maximum is 2 ampere। ये 2 ampere गिवन है आप, तो ये वैल्यू फीड कीजिए 1 volt अपॉन 2 ampere, तो XL comes out 0.5 ohm। बट आपको तो L कैलकुलेट करना, तो XL क्या होता है 2 पाई FL will be equals to 0.5. तो L की वैल्यू will be 0.5 upon 2 pi f। तो 0.5 2 pi f की वैल्यू
अभी आपने कैलकुलेट किया 50 हर्ट्ज, तो दिस विल बी 50 हर्ट्ज। तो 105 10 टू द पावर माइनस का 3 अपॉन पाई। तो आफ्टर सॉल्यूशन दिस विल कम्स आउट 5 अपॉन पाई अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.6 और 10 टू द पावर माइनस 3 को हम कन्वर्ट कर दें तो मिली हेनरी। So this will be the answer of a inductance. Now we move to question number 3. An 80 ohm resistor and a 200 millihenry inductor are connected in parallel. ठीक है, तो एक रजिस्टर और इंडक्टर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, 200 मिली हेनरी एंड 80 ओम रेजिस्टेंस। तो देन ये आपका 100 वोल्ट आरएमएस 60 हर्ट्ज सोर्स से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज। देन what is the RMS current in the resistor and by what angle does the total current lead or a lag behind the voltage? तो टोटल करंट IT से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये इंडक्टर करंट IL से। तो ठीक है, करंट IR विल बी 100 वोल्ट अपॉन 80 ओम। पैरेलल में है तो वोल्टेज जो 100 वोल्ट RMS वही अक्रॉस रजिस्टर होगी, सेम वोल्टेज विल बी अक्रॉस इंडक्टर। तो दिस विल बी 1.25 एम्पियर। तो ये आपके हो गई करंट अक्रॉस रजिस्टर। तो आरएमएस करंट अक्रॉस रजिस्टर ये पार्ट तो कंप्लीट हुआ। देन करंट अक्रॉस इंडक्टर विल बी 100 वोल्ट अपॉन एक्सएल। तो 100 वोल्ट अपॉन एक्सएल विल बी 2 पाई एफएल। तो 100 upon 2 pi f is 60 and L is 200 millihenry. After solution, this comes out 1.33 एम्पियर। ओके, IL भी अवेलेबल हो गई, IR भी, एंड देन एंगल फाइंड आउट करना है कि आपका वोल्टेज और करंट की इन बिटवीन कितना लैगिंग है। तो पैरेलल सर्किट है ये। देन पैरेलल में क्या इक्वल होता है, वोल्टेज इक्वल होती है। तो वोल्टेज आपने एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर ली एंड देन करंट IL जो है ऑलवेज बिहाइंड होती है इंडक्टर में इन पैरेलल सर्किट में। तो IL बिहाइंड हो गए बाय 90 डिग्री एंड देन अक्रॉस रजिस्टर करंट ऑलवेज इन फेज होती है वोल्टेज के। तो IR विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो देन आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल करंट IT कितने एंगल से लैग कर रही है वोल्टेज से। तो ये फाई आपको कैलकुलेट करना है। देन 10 फाई विल बी दिस IL एंड IR क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है आपके पास IL और बेस है IR। तो IL की वैल्यू है 1.33 और IR की वैल्यू है 1.25। तो ये ग्रेटर देन 1 है, समथिंग थोड़ा सा बड़ा है। ओके, 46.7 अगर इसने दिया हुआ है फाई एंगल, तो ये काफी क्लोज टू इस थिंकिंग के बनना चाहिए। ओके, तो फाई विल बी इक्वल टू 46.7 डिग्री। लेट अस जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। AC सोर्स 150 वोल्ट 50 हर्ट्ज का कनेक्ट किया हुआ इस सर्किट के अक्रॉस। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस AB BC एंड CD एंड BD। ये आपके चार पार्ट यहाँ गिवन है। तो ठीक है, तो आपके जो है वोल्टेज यहाँ कनेक्टेड की गई है इस और इसके बीच जो कनेक्टेड है दैट इज 150 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए AB BC और CD इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट कैलकुलेट करना होगा कि Z कितना है। जब Z कैलकुलेट हो जाएगा आफ्टर दैट करंट आएगी एंड देन पोटेंशियल आ जाएंगे। जेड चाहिए तो जेड के लिए आर तो आपका 40 की भी नहीं है, 40 ओम। देन एक्सएल क्या होगा, 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ की वैल्यू 50 और एल है 200 मिली हेनरी।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आता है 63 ओम। सॉल्व कर लीजिए आप। देन एक्सी और कैलकुलेट करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो एक्सी विल बी 1/2 पाई एफ सी। तो वैल्यू फीड कीजिए, 2 पाई, एफ की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आता है 32 ओम। ओके, तो एक्सी भी आपने कैलकुलेट कर लिया। एंड देन जेड की वैल्यू आप फार्मूला जानते ही हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी होल स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल इज 63 ओम और एक्सी इज 32 ओम। Difference square and then take square root. After solution, this comes out 50.5 ohm. So this comes out Z of this circuit. Now current through circuit क्या होगी? I क्या होगी? टोटल वोल्टेज जो आपने अप्लाई की है 150 वोल्ट RMS अपॉन Z। Z है आपके पास 50.5 ओम। दिस कम्स आउट अप्रोक्सीमेट 50। अगर हम मान ले तो ठीक है, इसे मैं क्लोज टू 3 एम्पियर अज्यूम कर लेता हूँ, सो दैट कैलकुलेशन मुझे थोड़ा इजी हो जाए। नाउ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी ए बी विल बी आई टाइम्स आर, कैपिटल आई टाइम्स आर। ओके, आई कम्स आउट 3 एम्पियर, आर इज अ 40 ओम, तो दिस विल बी 120 ओम। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किया हुआ है, इसीलिए ये समथिंग इससे ग्रेटर आया, बिकॉज यहाँ मॉडिफिकेशन कर दिया। देन वी बी सी विल बी आई टाइम्स एक्सएल। ओके, आई की वैल्यू 3 एम्पियर और एक्सएल आपने कैलकुलेट किया था 63 ओम आई थिंक। तो दिस विल बी 9 एंड 189 वोल्ट। ये अगेन थोड़ा ग्रेटर आया है 187 से, लॉजिक वही है कि आपने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया। तो देन वी सी डी विल बी इक्वल टू आई टाइम्स एक्स सी। आई 3 एम्पियर और एक्स सी आपने कैलकुलेट किया है 32, तो दिस कम्स आउट 96 वोल्ट। अगेन ये ग्रेटर हो गया थोड़ा सा, वजह यही है आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया इसको। तो देन वोल्टेज बी एंड डी के अक्रॉस क्या होगा? सिंपल, वोल्टेज अक्रॉस बी डी। तो ये एक्सएल और एक्सी अपोजिट होंगे, या कहीं वी एल और वी सी एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। अगर ये वोल्टेज अप्लाइड है तो वी एल की डायरेक्शन होगी अपर साइड और वी सी एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। तो वी बी डी विल बी वी एल माइनस का वी सी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज अ वी बी सी माइनस का वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज वी सी डी। देन सब्ट्रैक्ट करें 189 माइनस का 96, दिस विल बी 3, 9 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ एंड देन 93 वोल्ट। अगेन ये थोड़ा डिफर कर रहा है 92 से 93, वही लॉजिक है इनिशियली जो आपने यहाँ अप्रोक्सीमेट किया है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि एक ट्रांसफार्मर गिवन है जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो आपको 2.5 गिवन है, 50 ओम लोड रेजिस्टेंस है और इसका क्रॉस वोल्टेज गिवन है आपको 25 वोल्ट। जबकि जो अप्लाइड वोल्टेज है प्राइमरी पर थ्रू दिस रेजिस्टेंस वो है 80 वोल्ट। तो यही वो सोर्स रेजिस्टेंस आर एस आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी पता है
और इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो आप इजिली सेकेंडरी कॉइल से पास आउट होने वाली करंट कितनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 विल बी V25 volt and resistance is a 50 ohm. Okay, so then this comes out 0.25 ampere. हमारी सेकेंडरी कॉइल से पास आउट होने वाली करंट कितनी है वो हमने कैलकुलेट कर ली। N1 N2 का रेशो आपको गिव ही नहीं है, दिस इज अ 2.5। अब वोल्टेज का रेशो और कैलकुलेट कर लेते हैं कि N1 के अक्रॉस वोल्टेज अगर हम अज्यूम कर लें V1 है तो ये वैल्यू क्या है। तो ठीक है, तो N1 अपॉन N2 फॉर ए आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम कहते हैं V1 अपॉन V2। तो यहाँ V2 कौन है, V2 इज दिस 25 वोल्ट, ये है V2। N1 अपॉन N2 तो आपको गिव ही नहीं है, 2.5 है। V1 हमारे लिए अननोन है और V2 है आपके पास 25 वोल्ट। इट मीन्स कि V1 कम्स आउट 25, 50, 62.5 वोल्ट आ गया। तो ये V1 मीन्स प्राइमरी कॉइल जो आपकी इस ट्रांसफॉर्मर की है उसके अक्रॉस वोल्टेज आपको अवेलेबल हुई है 62.5 वोल्ट। प्राइमरी की करंट और कैलकुलेट कर लेते हैं, वो सिंपली सेकेंडरी की आ गई है। तो N1 अपॉन N2, ये भी फॉर्मूला आपको आइडिया होगा, I2 अपॉन I1। यहाँ इनवर्स में चलता है रेशो। तो N1 अपॉन N2, दिस इज अ 2.5 equals to I2 upon I1. So I1 will be equals to I2 which is 0.5 upon 2.5. So current comes out 1 upon 5 ampere. अब हमको इस सर्किट से पास आउट होने वाली, प्राइमरी से पास आउट होने वाली करंट भी आइडिया है। प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज भी हमें पता है 62.5 वोल्ट है। हमें सोर्स वोल्टेज भी पता है 80 वोल्ट है। तो देन आर एस कैलकुलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची। अब आर एस विल बी इक्वल टू वी सोर्स रेजिस्टेंस माइनस का प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज, इट मीन्स V1 अपॉन करंट जो आपकी प्राइमरी के थ्रू फ्लो कर रही है, इट मीन्स I1। सोर्स वोल्टेज 80 वोल्ट है, प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज 62.5 वोल्ट है, एंड देन करंट जो आपकी फ्लो कर रही है प्राइमरी से, दैट इज 1/5 एम्पियर। तो दिस कम्स आउट 17.5 मल्टीप्लाई 5, तो दिस कम्स आउट 87.5 ohm. Now let us move to question number 6. इन दिस क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करना है आपको कि ये सोर्स इस डायोड सर्किट को कितनी एवरेज पावर पर साइकिल डिलीवर कर रहा है, वो कैलकुलेट करना किस किस के टर्म्स में, VRMS और इन रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में। आपका जो है AC पर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस इस तरह से बिहेव करे। ऑन AC फर्स्ट हाफ साइकिल है, तो इनमें से ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। दिस डायोड, इसको मैं 1 कह देता हूं, तो डायोड नंबर 1 विल बी फॉरवर्ड बायस फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड नंबर 2, इसको डायोड नंबर 2 कह लेता हूं मैं, ये फॉरवर्ड बायस होगा। ये फॉरवर्ड बायस होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, और ये फॉरवर्ड बायस होगा नेगेटिव हाफ साइकिल पे। पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ये कट ऑफ रीजन में होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल पर ये कट ऑफ रीजन में होगा नंबर 1 डायोड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम बात कर लेते हैं। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड जो नंबर 1 है, दिस डायोड, ये फॉरवर्ड बायस है, और ये आपका सेकंड डायोड रिवर्स बायस है। तो इट मींस दिस पार्ट ऑफ द सर्किट विल बी एन ओपन सर्किट। तो हमने ओपन सर्किट कर दिया, इसमें से कोई करंट पास आउट नहीं।
ठीक, करंट ओनली ये डायोड पास आउट करेगा, और जब करंट यहाँ आएगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इस पार्ट में, तो इट मीन्स दिस आर और दिस आर सेम करंट होने की वजह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में वर्क करे, और यहाँ करंट डिवाइड हुई है तो इट मीन्स दिस टू आर और दिस टू आर विल बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर इफेक्टिव विल बी टू आर, पैरेलल में है टू आर के, इट मीन्स आर। तो पावर जो डिलीवर होगी फर्स्ट हाफ साइकिल में, दैट विल बी वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर इफेक्टिव। तो वी आर एम एस तो वी आर एम एस है ही, तो वी आर एम एस स्क्वायर में से डेल्टा ना लिख करके ओनली वी आर एम एस से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपॉन आर। तो ये आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में होगी पावर। लेकिन ये तो आपने फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट कर दिया, हाफ साइकिल तो इतना हिस्सा है, तो इट मीन्स दिस विल बी एक्चुअली में टोटल साइकिल का 1/2 होगा। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ साइकिल। देन सेकेंड हाफ साइकिल में सेकेंड डायोड विल बी इन कंडक्टिव स्टेट, इट मीन्स करंट इस ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगी, बट फर्स्ट डायोड विल बी इन द ऑफ मोड और कट ऑफ रीजन और will not conduct the current. ओके, देन सर्किट कुछ इस तरीके का होगा, ये मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, कुछ ये सर्किट इस वे में वर्क करेगा। ये ब्रांच कट ऑफ रीजन में होने की वजह से डायोड ओपन ऑफ सर्किट हो गया, एंड देन करंट इस वे में इस पाथ से फ्लो करेगी, एंड देन आफ्टर दिस करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक पाथ ये होगा जो कि सीरीज हो गया कॉम्बिनेशन आर और टू आर का, एंड सेकेंड करंट जो है आपकी डायरेक्टली आर से पास आउट हुई। The effective resistance of this circuit will be 3R in parallel R and then in series R. ये भी R होगा यहाँ। तो then second case में R effective, जैस कह देते हैं इसे, 3R parallel है R के, and then 3R parallel में R के और प्लस R, ये वाला रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के सीरीज में आएगा, अपॉन 3 plus 1 4। ओके, तो दिस विल बी 3R by 4 प्लस का R, इट मीन्स 4R plus 3R 7R by 4 ohm। R इफेक्टिव डैश इन सेकेंड केस ये आया, सेकेंड हाफ साइकिल जब होगा तो देन दिस कम्स आउट, देन पावर इसको डैश कर देते हैं, जनरेटेड विल बी वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर इफेक्टिव डैश। ओके, लेकिन अगेन ये हाफ साइकिल है तो टोटल साइकिल का ये भी 50% ही होगा। ओके, तो वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर इफेक्टिव, तो आर इफेक्टिव इस कंडीशन में आपने कैलकुलेट किया है 7R by 4, दिस कम्स आउट 4 टाइम्स VRMS square upon 14R. So net power will be P1 plus P dash. Net power will be P1 plus P dash. तो P1 आपने कैलकुलेट की थी हाफ ऑफ VRMS स्क्वायर अपॉन R प्लस P डैश की वैल्यू है 4 टाइम्स VRMS स्क्वायर अपॉन 14R। एलसीएम कीजिए 14R, तो 2 से 7 एंड देन प्लस 4 और VRMS को लिख लेते हैं हम कॉमन करके, तो दिस कम्स आउट 11 VRMS स्क्वायर अपॉन 14R, ये आंसर होगा और यही गिवन है। ओके,
Now we move to question number 7. In below figure, find the RMS current delivered by the 45 volt RMS power supply. तो ये 45 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है, ये कितनी करंट सप्लाई कर रही है इस सर्किट को, कब, जबकि फ्रीक्वेंसी वेरी लार्ज है और बी पार्ट की फ्रीक्वेंसी वेरी स्मॉल है। फर्स्ट पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं पहले। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर और ये इंडक्टर किस तरीके से बिहेव करेंगे वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एल विल बी गिवन बाई 2 पाई एफ एल। तो इट मीन्स जो एक्स एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट मीन्स एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरी हाई का मतलब है इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो इट मीन्स एक्स एल आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। इट मीन्स जो इंडक्टर है, इंडक्टर आपका एक वेरी हाई इंडक्टेंस की तरह से बिहेव करेगा, जिसका कि इंडक्टिव इफेक्ट वेरी हाई होगा। तो इट मींस दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, ये सर्किट हमने ओपन कर दिया। आप कैपेसिटर की देख लेते हैं बिहेवियर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक, तो XC विल बी 1/2 पाई FC। तो इट मींस कि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F है। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि F अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा, then Xc will tend towards 0. It means कैपेसिटिव जो इफेक्ट है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, वो आपका 0 की तरफ ट्रेवल करेगा हाई फ्रीक्वेंसी पे। इट मींस दिस 200 माइक्रो कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो ये आपका यहाँ हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब रिमेनिंग सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी कुछ इस वे में बिहेव करेगा। तो देयर विल बी नो करंट थ्रू 100 ओम रजिस्टर बिकॉज ये सर्किट का पार्ट ओपन हो गया। वाइल ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ओनली करंट इस वे में फ्लो करेगी, 200 ओम के थ्रू फ्लो करेगी ओनली। करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई विल बी 45 वोल्ट अपॉन 200 ओम। आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल कम्स आउट 0.225 एम्पियर। तो यही आंसर आपका ए में गिवन है। नेक्स्ट मूव टू पार्ट बी की फ्रीक्वेंसी मच मच स्मॉलर है। ठीक है, इसके लिए भी बिल्कुल सेम वे में आप ट्रैवल करेंगे एंड देन फाइंड आउट करेंगे कि ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर किस वे में बिहेव करेंगे एट अ लो फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, बी पार्ट को देख लेते हैं। बिहेवियर ऑफ दीज टू पैसिव सर्किट एलिमेंट क्या होगा एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो XL equals to 2 pi FL है, तो it means XL will be proportional to F if F tending towards 0, low frequency, it means 0 की तरफ टेंड करेगी, तो XL भी 0 की तरफ टेंड करेगा। इट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस 3 मिली हेनरी का एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो ये हमने यहाँ शॉर्ट सर्किट कर लिया। कैपेसिटर के बारे में थिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो XC गिवन बाई 1/2 पाई FC। इट मींस XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F होगा। तो F अगर टेंड कर रहा होगा 0 की तरफ, तो XC विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। इट मींस जो कैपेसिटर है वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो इसीलिए इस सर्किट के इस बार इस पार्ट को ओपन कर दिया। कैपेसिटर ओपन सर्किट, व्हाइल इंडक्टर विल बिहेव ए शॉर्ट सर्किट। ओके, तो इस बार जो करंट फ्लो करेगी वो 100 ओम रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगी, 200 के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि वो पाथ ओपन हो गया। तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस पार्ट। ओके, तो करंट क्या होगी इस बार, आई डैश 45 वोल्ट अपॉन 100 ohm. This comes out 0.45 ampere. This is the second answer. Now we move to question number 8. A 400 ohm resistor, इंडक्टर और कैपेसिटर ये सीरीज में कनेक्टेड है आपके तीनों। इसमें आपकी रेजिस्टेंस की और इंडक्टर की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ओम गिवन है, जबकि कैपेसिटर अननोन है। हाँ, पूरे सीरीज पैसिव सर्किट एलिमेंट्स का जो है इम्पीडेंस Z इक्वल टू 760 ओम आपको गिवन है। सोर्स जो अप्लाइड है वो अननोन है, ना वोल्टेज का आइडिया है ना आपको फ्रीक्वेंसी का आइडिया है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये इस कैपेसिटर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी रिएक्टेंस की, वो आपको कैलकुलेट आउट कर दूंगी। ओके, तो ठीक है, 760 आपको इफेक्टिव दिया हुआ है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जेड दिया है आपको 760, इसका स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू 400, 400 स्क्वायर। XL आपको गिवन है 700, 700 माइनस XC आपके लिए अननोन है, तो इट मींस स्क्वायर ऑफ दिस। तो देन दिस विल बी इक्वल टू 760 स्क्वायर माइनस
400 स्क्वायर इक्वल टू 700 माइनस XC का होल स्क्वायर। नाउ 760 और ये आप प्लस करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 400 एंड 760 माइनस 400 इक्वल टू 700 माइनस का XC का होल स्क्वायर। ऑल राइट, so then 7 and 4 1160 multiplying 760 minus 400 360 equals to 700 minus XC का whole square. Okay, take square root of both side. So then square root लेंगे तो this comes out, आप कैलकुलेट कर लें, this comes out 646.2 equals to, बट यहाँ आप यहाँ इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस लगाएंगे, स्क्वायर रूट लेते हुए प्लस माइनस, तो देन 700 माइनस का XC will be equals to 700 प्लस माइनस 646.2। तो XC की वैल्यू एक तो आएगी डिफरेंस से और एक एडिशन से। 646.2 इट मींस डिफरेंस आएगी 53.8 ओम, और जब आप एडिशन करेंगे इन दोनों का तो XC will be 700 plus 646.2, this comes out 1346.2 ओम। हाँ, इसको आप अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो this will be 1.35 kilo ohm. Now be part of this question. If you find that the power delivered to the circuit decreases as you raise the frequency, अगर इस सर्किट में ये फ्रीक्वेंसी रेज की जाए तो जो पावर डिलीवर है टू द सर्किट वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ओरिजिनली कितना आपने सर्किट में अप्लाई किया, हमने पिछले पार्ट ए में कैलकुलेट किया था XC इक्वल टू 53.8 ओम और XC 1.35 किलो। तो इनिशियली इन दो में से कौन सा सर्किट में XC की वैल्यू अप्लाइड थी वो आपको फाइंड आउट करनी है। जबकि मैं एक्सपेरिमेंटली देखता हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी में राइज करता हूं तो पावर डिलीवर टू द सर्किट डिक्रीज करती है। ठीक है, इसके लिए हम इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं। ओके, इससे कुछ आइडिया लाइए। अब ये तो हम जानते हैं कि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, व्हाइल XL जो है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इट मींस फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करेंगे तो देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा व्हाइल इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप इनिशियली कहीं इस लोकेशन पर हैं, ये 700 ओम इंडक्टर का इनिशियली मान लें जबकि फ्रीक्वेंसी सर्किट में गिवन है, और ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस मान दिया गया। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी राइज करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी राइज होते ही क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस राइज करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डाउन होगा। तो देन जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू गिवन की जाती है आर स्क्वायर XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी राइज करने पे इस रीजन में ये रेजोनेंस कंडीशन है जहाँ की XL इक्वल टू XC है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है, तो इट मींस ये रेजोनेंस कंडीशन है। इससे बिफोर की बात करना चाह रहे हैं, तो देन फ्रीक्वेंसी अगर राइज करते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस राइज करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डाउन होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वैल्यू इनके बीच की डिक्रीज कर रही है। अगर ये डिक्रीज कर रही है इट मींस XL XC के क्लोजर होगा तो जेड डिक्रीज करेगा, गो डाउन। तो पावर क्या है, पावर है VRMS स्क्वायर अपॉन जेड। तो जेड अगर डिक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज करेगी। जबकि हमें तो कंडीशन क्या कैलकुलेट करनी है कि पावर डिलीवर टू द सर्किट डिक्रीज हो रही, यहाँ तो इंक्रीज हो रही। जेड डिक्रीज करेगा तो पावर विल राइज। जबकि हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कब की, अगर फ्रीक्वेंसी राइज कर रहे हैं तो देन पावर डिलीवर्ड वो सर्किट में डिक्रीज होनी चाहिए। इट मींस आपको मूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस कंडीशन में ही अगर फ्रीक्वेंसी राइज कर रहे होंगे तो गैप बिटवीन XL और XC राइज कर रहा होगा, और गैप XL और XC के बीच राइज करने का मीनिंग है कि जेड राइज करेगा, और जेड राइज करेगा तो पावर डिक्रीज करेगी। तो इट मींस कि अगर पावर डिक्रीज कर रही है फ्रीक्वेंसी राइज तो वो करेगी बियॉन्ड रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बियॉन्ड क्या है, XL ग्रेटर है और XC छोटा है। इट मींस XL लार्जर है XC से।
तो एक्सेल आप अगर 700 कह रहे हैं इनिशियली अप्लाइड है, तो 700 जो है ये लार्जर होना चाहिए आपका एक्सी से। तो एक्सी की दो वैल्यू फाइंड आउट की थी आपने, 53.8 ओम एंड 1.35 किलो ओम। तो इट मींस एक्सी की लेसर वैल्यू कौन सी है इनमें से, तो 53.8 ओम है। तो इनिशियली सर्किट के अंदर एक्सी 53.8 ओम विल बी इन वर्किंग कंडीशन, ये नहीं। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन आप डिसाइड करेंगे। नाउ कंसीडर पार्ट सी ऑफ दिस सेम क्वेश्चन, रिपीट पार्ट ए assuming that the resistance is a 200 ohm, तो इट मींस ये 400 ओम को आपने रिमूव कर दिया और इसकी लोकेशन पे 200 ओम कंसीडर किया। तो देन अगेन आपको कैलकुलेट करना है कि सर्किट इंपिडेंस अभी भी 760 है, लेकिन अब आपके पास कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है अगेन। बट रेजिस्टेंस 400 को रिमूव करके 200 ओम आपने अप्लाई किया। अगेन सेम जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। तो 760 ही अभी भी इंपिडेंस है, बट रेजिस्टेंस दिस टाइम 200 ओम है, और एक्सएल अगेन 700 ही है, लेकिन एक्सी कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 760 स्क्वायर माइनस का 200 स्क्वायर इक्वल टू 700 माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो 760 प्लस 200 960 मल्टीप्लाई 760 माइनस का 200 560 इक्वल टू 700 माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट के बाद ये नंबर अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं 733 आएगा इक्वल टू 700 माइनस एक्सी। तो एक्सी अगेन यहाँ आपको प्लस माइनस अप्लाई करना ही होगा, स्क्वायर रूट अगर ले रहे हैं आप। तो एक्सी विल बी 700 प्लस माइनस 733। तो देन एक्सी की पहली वैल्यू क्या बनेगी, एक्सी की पहली वैल्यू होगी 700 प्लस का 733, इट मींस 1.43 किलो ओम। ओके, एंड सेकंड वैल्यू विल बी 700 माइनस का 733 कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ये नंबर, और एक्सी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक पॉजिटिव नंबर है, रेजिस्टेंस है। ओके, देन ओनली वैल्यू अगर 200 ओम ले रहे हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की होगी 1.43 किलो ओम। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। बिलो फिगर शोस वोल्टेज एंड करंट ग्राफ फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस आर। तो रेजिस्टेंस आर आपको फाइंड आउट करना है इस ग्राफ से। और इफ इंडक्टर एल बी पार्ट में है 200 माइक्रो हेनरी, तो व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो दो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, तो अब अगर इस ग्राफ को देखें हम, वोल्टेज ग्राफ को, ये वोल्टेज ग्राफ है, ये कोसाइन फंक्शन दिया था कि 0 मिली सेकंड पर आपका, मिली नहीं सॉरी, ये माइक्रो सेकंड है तो इसे माइक्रो सेकंड ही कर लेना। तो ये आपका 0 माइक्रो सेकंड पर 10 वोल्ट है। तो इट मींस पीक वैल्यू गिवन है, ये पीक वैल्यू होगी नहीं, ये तो पीक वैल्यू गिवन है, तो इट मींस ये कोसाइन फंक्शन हुआ। देन वोल्टेज की इक्वेशन जो आप यूज करेंगे दैट विल बी V0 cos ओमेगा टी टाइप होगी, जहां V0 10 वोल्ट है तो वो फीड कर लीजिए आप, तो 10 cos ओमेगा टी। तो ये आपकी वोल्टेज रिलेशन जनरेट हो गया। एंड नाउ करंट ये गिवन है, करंट फंक्शन ये गिवन है, इसमें कि मैक्सिमम करंट जो है 2 एम्पियर तक ट्रेवल कर रही है, 2 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट ट्रेवल कर रही है। ओके, बट ये लैगिंग कंडीशन में है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज। वोल्टेज हेड से करंट का हेड आफ्टर सम टाइम, इट मींस करंट लैगिंग कंडीशन में। तो देन करंट इक्वेशन अगर हम लिखें तो I इक्वल्स टू I0 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 टाइप होगी कुछ। तो I0 की वैल्यू, पीक वैल्यू तो 2 एम्पियर गिवन है, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, तो दिस इज I। अब यहां से ये 5 कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी आगे क्वेश्चन मूव कर सकता है। तो अगर आप ध्यान दें तो एट 0 माइक्रो सेकंड पर करंट वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर, इससे 5 अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि टी तो 0 हो जाएगा, यहाँ टी तो 0 हो गया, आई की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई, तो ओनली अननोन कंडीशन क्या बची 5। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0 माइक्रो सेकंड आई क्या गिवन है 1 एम्पियर, रीड कर दीजिए अब रिलेशन में। तो 2 cos ऑफ ओमेगा टी वैल्यू 0 माइनस 5, तो दिस कम्स आउट 1 इक्वल्स टू 2 cos ऑफ माइनस 5 भी cos ऑफ 5 हो जाएगा, तो इट मींस cos 5 हाफ, तो 5 विल बी 60 डिग्री, 5/3। ओके, 5 हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस कैसे की, हमारे पास करंट वैल्यू है पीक, हमारे पास वोल्टेज लेवल है, लेकिन सर्किट का जेड नहीं है। इस सर्किट का जिसका भी ये ग्राफ है उसका जेड, आरएलसी सर्किट है, तो कोई बात नहीं, cos 5 हमारे पास क्या है
आर अपॉन जेड होता है। तो जेड की वैल्यू आ गई आर अपॉन कॉस पाई, और पाई है पाई बाई 3, इट मीन्स दिस कम्स आउट 2r, और यही आर अब आपको कैलकुलेट करना है। तो जेड की वैल्यू इक्वल टू 2r है। नाउ करंट इन द सर्किट आई विल बी वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस जेड। तो वोल्टेज तो 10 वोल्ट है, जेड 2r है, और आई आपके पास 2 एम्पियर है। तो 2 एम्पियर इक्वल टू 2 अपॉन 2r, इट मीन्स r विल कम्स आउट 2.5 ओम। तो रेजिस्टेंस टू सर्किट का आपने कैलकुलेट कर लिया, 2.5 ओम है इसका। इंपीडेंस कितना होगा, अगर इंपीडेंस पूछने लगे तो डबल आर है, तो इट मीन्स अगर जेड कैलकुलेट करना चाहे तो जेड विल बी 5 ओम। बी पार्ट और पूछ रहा था कि एल अगर 200 माइक्रो हेनरी है देन व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो इसका मीनिंग है कि ये अभी तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें सर्किट ये अभी रेजोनेंस में नहीं है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास है 10 पाई का एक्सप्रेशन होता है एक्सएल माइनस का एक्सी अपॉन आर। पाई तो आपको पता ही है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू एक्सएल माइनस का एक्सी अपॉन आर। तो XL माइनस XC विल बी R √3। tan 60 की वैल्यू फीड कर दी हमने। अब इसमें XL, क्योंकि हमें XL पता है, XL कॉमन कर लिया क्योंकि L पता है हमें, 1 माइनस का XC अपॉन XL इक्वल टू R √3। फिजिक्स तो एंड हो गई यहाँ तक। अब ये मैथमेटिक्स है आपको कैलकुलेट करने के लिए। XL की वैल्यू लिखेंगे आप ओमेगा L, 1 माइनस XC 1 अपॉन ओमेगा C, और XL होगा ओमेगा L इक्वल टू R√3। ओमेगा L ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर और एल्स इक्वल टू R√3। बट आप जानते हो क्या कि ओमेगा रेजोनेंस क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में एलसी का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू 1 अपॉन एलसी ये एक्चुअली में हो जाएगा ओमेगा रेजोनेंस का स्क्वायर। तो ओमेगा एल 1 माइनस ओमेगा रेजोनेंस स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू R√3। तो 1 माइनस ओमेगा रेजोनेंस स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू R√3 अपॉन ओमेगा एल। ठीक, तो ये वैल्यूज, अब इसमें ओमेगा में प्रॉब्लम कर रहा है तो ओमेगा ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओमेगा इस सर्किट का एक्चुअल में है कितना। इस सर्किट के लिए ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो वोल्टेज अगर आप वेव को देखें तो ये एक साइकिल 100 माइक्रो सेकंड का है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई इसकी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन टी, इट मींस 1 अपॉन 100 माइक्रो सेकंड, तो सिंपली 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वोल्टेज साइकिल की वो 10 की पावर 4 हर्ट्ज है, इसकी भी उतनी होगी करंट की भी। तो फ्रीक्वेंसी अगर आ गई तो ओमेगा हमें अवेलेबल हो गया। ओमेगा रेजोनेंस, बस ओमेगा आर लिख रहा हूं अब मैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस R√3 अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा रेजोनेंस विल बी ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस R√3 अपॉन ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ है और एल की वैल्यू गिवन है आपको 200 माइक्रो हेनरी। तो ओमेगा 2 पाई एफ 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज। तो ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, वैल्यूज ये फीड कीजिए, को यूज कीजिए आप 2 पाई एफ आर, और दिस विल बी 2 पाई एफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर की वैल्यू 2.5 ओम है, √3 अपॉन 2 पाई f 10 to the power 4 and this is a 200 माइक्रो हेनरी। तो जब आप f की वैल्यू भी अगेन यार 10 की पावर 4 फीड करेंगे, 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हुआ, f विल बी 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई, जब आप इसे टोटल कैलकुलेट करके लेकर आएंगे तो दिस विल कम्स आउट 0.81। तो f की वैल्यू आई 8100, अप्रोक्सीमेट आएगी वैल्यू दिस मच हर्ट्ज। ओके, तो दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।